Dear student, you are the most welcome on a new lecture video of Success Point। सक्सेस पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जैसा कि पिछली वीडियो लेक्चर में हमने क्लासिफाइड किया था स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस को 5 प्रकार से। वो 5 प्रकार कौन से थे आपके? एक असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, उसको हमने कवर किया था। आज उस स्ट्रक्चर के बेस पे जो 5 प्रकार से सेंटेंस हमने क्लासिफाइड किया था, उसमें कह सकते हैं कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से या फिर कंपटीशन की दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से जो 5 सेंटेंस होते हैं, उसमें जो सबसे अहम और जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को हम और आप इस नाम से जानते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। तो आज हम कवर करेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है और वास्तव में ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ेंगे तो इसमें भी कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। नरेशन पढ़ेंगे तो नरेशन में भी होता है। आइए देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करें अगर इंपरेटिव सेंटेंस की, तो इसकी डिफिनेशन क्या होता है? दिस सेंटेंस मींस वह वाक्य दैट इज यूज्ड, जिसका हम प्रयोग करते हैं, टू मेक ऑर्डर, अर्थात ऐसा सेंटेंस जिसका प्रयोग हम आदेश लेने के लिए या आदेश देने के लिए करते हैं, कमांड करने के लिए करते हो, रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता हो, या फिर सजेशन या एडवाइस या फिर किसी को सलाह देने या लेने के लिए किया जाता हो, आर या आल्सो सेड टू परफॉर्म एन एक्शन, या फिर किसी एक्शन को भी करने के लिए किया जाता हो, लेकिन उसका सेंस जो आता हो, वो सेंस आपका क्या होना चाहिए? वहां पे आपका या तो ऑर्डर किया जाएगा या आपको कमांड किया जाएगा, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस या फिर कोई एक्शन करने के लिए किया जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस को। बात इंपरेटिव सेंटेंस की डिफिनेशन की करें हिंदी में, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जो किसी को आदेश लेने, किसी को आदेश देने, किसी को सलाह लेने या देने, कमांड करने के लिए प्रयोग किया जाता हो, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्या दरवाजा बंद करो। अब इस सेंटेंस को जैसे ही आप पढ़ रहे हैं तो आपको फीलिंग ये आ जाती होगी, सेंटेंस को पढ़ने से आपको क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ कोई तो पर्सन ऐसा है जो किसी अन्य पर्सन को क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है कि दरवाजा बंद करो। तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो कहेंगे क्लोज दी डोर। अब आप एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होना चाहिए? असर्टिव सेंटेंस। और आपने असर्टिव सेंटेंस का रूल पढ़ रखा होगा कि जब भी असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट नहीं बल्कि मेन वर्ब आ गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, समय से दवा लीजिए। अब जाहिर सी बात है, इस सेंटेंस को जैसे ही आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि कोई हमें सजेस्ट कर रहा है या कोई किसी को सजेस्ट कर रहा है, सलाह दे रहा है कि जो दवा लेने का काम हो आप समय से कीजिए। तो वाक्य को पढ़ने से ही लग रहा है कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है? सजेशन दिया जा रहा है, सुझाव दिया रहा है या फिर सलाह दिया जा रहा है। तो कह रहा है टेक मेडिसिन टाइमली। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, और फुल स्टॉप लगा तो जाहिर सी बात है सेंटेंस हमारा असर्टिव, अफर्मेटिव या नेगेटिव होगा। तो हमने तो पढ़ रखा है कि यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होना चाहिए, लेकिन यहाँ शुरुआत किससे हो रहा है? मेन वर्ब से। तो आइए देखते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सेंटेंस हमारा असर्टिव है, मतलब पॉजिटिव सेंस दे रहा है, फिर भी यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लग रहा। आखिर क्यों नहीं लग रहा? तो आइए अगला नियम देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहला नियम क्या है? एन इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब ये जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ऑलवेज बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब। ऑलवेज मींस हमेशा, बिगिन मींस प्रारंभ होता है विथ हेल्पिंग वर्ब। हमेशा किससे प्रारंभ होता है? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि सेंटेंस में जो हमारी मदद करता है कि सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन क्या है, या फिर जो सेंटेंस हमने लिखा उसका टेंस क्या है, ये सब बताने में जो हमारी मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो कल एक इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, आर या। दो ऑप्शन है, पहली बात कि एक इंपरेटिव सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, आर मेन वर्ब, और अगर हेल्पिंग वर्ब से नहीं शुरू हो रहा है तो किससे शुरू होगा? मेन वर्ब से शुरू होगा। ठीक। एंड एंड्स विद फुल स्टॉप,
यहाँ क्या कह रहा है, और जो सेंटेंस रहेगा, जो सेंटेंस क्या नाम हम क्लोज करेंगे, सेंटेंस के समापन पे जब हम जाएंगे तो सेंटेंस के अंत में हमेशा हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने पढ़ा कि एक इंपरेटिव सेंटेंस उसकी शुरुआत हमेशा किससे हम करेंगे, या तो हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। इन केस अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो श्योर है मेन वर्ब ही आएगा। तीसरी बात कि एक इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। इंग्लिश में फुल स्टॉप का साइन कुछ इस प्रकार से होता है। रूल नंबर सेकंड हम देखते हैं। रूल नंबर सेकंड कह रहा है कि इन एन इंपरेटिव सेंटेंस, दूसरा नियम कह रहा है इन एन इंपरेटिव सेंटेंस, एक इंपरेटिव सेंटेंस में यू, जो प्रोनाउन आप लोगों ने पढ़ रखा है, आई, यू, ही, सी, इट, ये जो होता है उसमें जो प्रोनाउन यू होता है इज ऑलवेज सब्जेक्ट। वो क्या होता है, हमेशा कर्ता का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। बट लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ पे कह रहा है बट लेकिन इट इज केप्ट इन हिडन मोड। ये जो प्रोनाउन आपका यू होता है ये तो सब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन उसका एक कंडीशन है, कह रहा है बट इट इज केप्ट इन हिडन मोड। इट इज केप्ट, ये रखा जाता है इन हिडन मोड, मतलब ये छिपे हुए अवस्था में रखा जाता है। अर्थात यू का प्रयोग तो होगा, यू का सेंस आएगा, लेकिन वो आपका किस अवस्था में रहेगा, हिडन मोड में रहेगा, छुपे हुए अवस्था में रहेगा। कैसे रहेगा, आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि बैठ जाओ, तो वाक्य को जैसे ही आप पढ़ेंगे, और एक चीज मैंने आपको और बता रखा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढने का सबसे आसान तरीका होता है काम कौन सा हो रहा है, मींस मेन वर्ब क्या है। तो यहाँ पे मुख्य काम क्या है, बैठना। बैठ जाओ, जब भी किसी मेन वर्ब में हम जोड़ते हैं हु मींस कौन, तो उसका जो रिप्लाई हमें मिलता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट। बैठ जाओ, कौन बैठ जाओ, आप बैठ जाओ या तुम बैठ जाओ। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से डियर स्टूडेंट आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे आप या तुम छिपा हुआ है, यहाँ पे आप या तुम छिपा हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में आप या तुम तो होता है, लेकिन हम सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मेन वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आप या तुम, यहाँ यू तो है, लेकिन यू को हमने किस अवस्था में रखा है, हिडन मोड में, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू तो होता है, लेकिन किस मोड में, छिपे हुए अवस्था में होता है, इसलिए सेंटेंस में इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो जब इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सेंटेंस की शुरुआत होगी मेन वर्ब से। कह बैठ जाओ मींस सिट डाउन। यहाँ देखिए कह रहा शोर मत करो, आपको दो चीज बताए हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या तो मेन वर्ब से शुरू होगा। कह रहा शोर मत करो, जाहिर सी बात यहाँ निगेशन आ रहा है, कोई आपको मना कर रहा है। तो शोर मत करो निगेटिव सेंटेंस के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, बोलेंगे डू नॉट मेक ए नॉइज। तो दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से डियर स्टूडेंट आपने समझा कि इस सेंटेंस में जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें यू सब्जेक्ट तो होता है, उसका सेंस निकलेगा, लेकिन हम उसका सेंटेंस में प्रयोग नहीं करेंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों एक चीज और हम देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ कहा कि हम इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन यू होता है, लेकिन उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि नहीं, अगर सेंस आ रहा तो हम प्रयोग करना चाहते हैं, हम प्रयोग करेंगे, तो वो भी ऑप्शन आपके लिए खुला है। आइए देखते हैं उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। रूल नंबर सेकंड थर्ड कह रहा है इफ वी वांट, यदि हम चाहते हैं या यदि हम चाहें तो वी कैन यूज, तो हम प्रयोग कर सकते हैं प्रोनाउन यू। इस प्रोनाउन यू का प्रयोग कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट, एक कर्ता के रूप में इन एन इंपरेटिव सेंटेंस। एक इंपरेटिव सेंटेंस में अगर हम चाहें तो जो हमारा सेंस यू निकल रहा है उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सेंटेंस में आपको तुम या आप लिखना पड़ेगा। जैसे यह कह रहा है तुम यह कुर्सी मुझे दो, मैं इस पर बैठता हूं। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने क्या देखा कि तुम इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो जब सेंटेंस में लिखा हुआ है तो आप इजीली एकदम आसानी से उसका प्रयोग सेंटेंस में कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस एग्जांपल में देखिएगा यू गिव मी दिस चेयर, आप या तुम मुझे ये चेयर दो, आई सिट ऑन इट, मैं इस पर
बैठता हूं। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहें तो आप जो प्रोनाउन यू होता है अर्थात आप या तुम होता है उसका प्रयोग वाक्य में नहीं भी कर सकते हैं, और अगर करना चाहे तो इस प्रकार के एग्जाम्पल में आप तुम या आप का प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे जितने भी सेंस आ रहे हैं सबके सब क्या है, पॉजिटिव सेंस है। अब देखते हैं कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंस आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं कि यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंस रखे, सेंटेंस हमारा इंपरेटिव रहेगा लेकिन सेंस उसका नेगेटिव रहे तो हम क्या करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंपरेटिव सेंटेंस विद नेगेटिव सेंस, मतलब सेंटेंस आपका इंपरेटिव ही रहे लेकिन उसका सेंस क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो हम क्या करेंगे। कहा कि इन नेगेटिव सेंटेंस, अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का जो सेंस है वो कैसा रहे, नेगेटिव रहे, तो वी मतलब हम यूज मतलब प्रयोग करते हैं डू नॉट, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। कहां, इन द बिगिनिंग मतलब प्रारंभ में, ऑफ द सेंटेंस मतलब वाक्य के प्रारंभ में हम किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। कैसे, जैसे अगर शोर न करो, इस सेंटेंस को पढ़ने से साफ आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ ये जो न आ गया, ये न कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा है कि आपको शोर नहीं करने के लिए किया, आपको आदेश दिया जा रहा है या फिर सुझाव दिया जा रहा है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर न आ जाए, या फिर अगले सेंटेंस में देखिए क्या, समय बर्बाद मत करो, आपको समय बर्बाद न करने के लिए सलाह दी जा रही है। तो इन दोनों सेंटेंस में अगर हम देखें तो चाहे वो न आ जाए चाहे मत आ जाए, ये कहीं ना कहीं निगेटिव की फीलिंग्स दे रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है। तो यदि इंपरेटिव सेंटेंस में कहीं भी न आ जाए या फिर मत आ जाए तो आपको साफ क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हमारा कैसा है तो इंपरेटिव सेंटेंस, लेकिन इसका सेंस कैसा है, नेगेटिव है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए प्यारे विद्यार्थियों हम वाक्य के शुरू में क्या जोड़ेंगे, डू नॉट। बाकी फार्मूला आपका सेम रहेगा, जैसा कि यहाँ पे फार्मूला मैंने नीचे लिख दिया है कि अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से करेंगे, फिर वर्ब जो मुख्य काम है मेन वर्ब उसका फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फिर ईटीसी। तो करें डू नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेक, और क्या न करो, शोर न करो, तो ए नॉइज, तो डू नॉट मेक ए नॉइज अर्थात शोर मत करो। यहाँ पर समय बर्बाद मत करो, यहाँ भी आपको कोई सलाह दे रहा है तो करें डू नॉट, क्योंकि मत आया नेगेटिव सेंस दे रहा, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, डू नॉट से शुरू करते हैं। तो करें डू नॉट वेस्ट टाइम अर्थात समय बर्बाद मत करो। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंस अगर रहेगा सेंटेंस में तो हम किससे शुरुआत करेंगे, डू नॉट से। एक चीज और, जैसे कि हमने आपसे बताया कि एक इंपरेटिव सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या तो मेन वर्ब से। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर सेंटेंस में आपको काम जो हो रहा है उस काम को प्रेशराइज किया जा रहा है, उस पर फोर्स डाला जा रहा है, ऐसी अवस्था में भी हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है टू मेक फोर्स अर्थात दबाव बनाने के लिए या फोर्स डालने के लिए इन ए सेंटेंस, किसी वाक्य में फोर्स करने के लिए या किसी वाक्य पर दबाव डालने के लिए वी यूज हम प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब डू। हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं इन एन इंपरेटिव सेंटेंस। अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस है तो उस इंपरेटिव सेंटेंस के सेंटेंस में यदि दबाव डालने का काम किया जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। यहाँ अगर वी यूज हेल्पिंग वर्ब डू इन एन इंपरेटिव सेंटेंस दैट हैव पॉजिटिव सेंस, भले सेंटेंस पॉजिटिव रखेगा, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंस रखेगा, लेकिन अगर सेंटेंस पे दबाव बनाने का काम किया जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू का। जैसे कह रहा जरा चुप बैठो, तो चुप बैठने के लिए कहा कह रहा है, लेकिन उस सेंटेंस में दबाव डाला कह रहा जरा चुप बैठो, तो ये जो जरा शब्द आ गया ये कहीं ना कहीं सब सेंटेंस पे क्या कर रहा है, दबाव डालने का काम कर रहा है। कह रहा पुनः जरूर आइएगा, तो आइएगा इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें दबाव डालने के लिए सेंटेंस पे जोड़ दिया गया कि पुनः जरूर आइएगा। तो ये जो पुनः जरूर जुड़ गया ये कहीं ना कहीं सेंटेंस में क्या डाल रहा है, दबाव डाल रहा, फोर्स कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, डू से। बाकी जो ये है ये आप जैसे ऊपर आप ट्रांसलेट करते थे उसी प्रकार करेंगे। तो जगह डू शट अप, पुनः जरूर आइएगा तो डू कम अगेन। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी यदि वाक्य में दबाव डालने का काम किया जाएगा तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू से, भले पॉजिटिव सेंस रखेगा लेकिन वहां पे हेल्पिंग वर्ब डू से प्रयोग
करेंगे। वहीं अगर हमारे किसी वाक्य में न आ जाए या मत आ जाए, निगेटिव सेंस देगा, तो हम सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे? डू नॉट से। आइए इसके बाद देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ और स्पेसिफिक नियम क्या होते हैं। यार विद्यार्थियों, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में विनम्रता अर्थात हम्बलनेस दिखाने की बात हो तो हम वाक्य को या वाक्य में क्या परिवर्तन करेंगे? तो कह रहा है कि इंपरेटिव सेंटेंस में विनम्रता दिखाने के लिए, मतलब यदि इंपरेटिव सेंटेंस है और उसमें आपको विनम्रता दिखाना है, उसमें हम्बलनेस शो करना है, तो आप क्या करेंगे? कह रहा है विनम्रता दिखाने के लिए प्लीज का प्रयोग करते हैं। मतलब यदि कोई इंपरेटिव सेंटेंस हो और उसमें आपको क्या शो करना है? हम्बलनेस शो करना रहे, आपको हम्बल होना रहे या फिर आपको विनम्रता प्रकट करना हो, तो ऐसे कंडीशन में इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य के प्रारंभ में आप क्या जोड़ देंगे? प्लीज शब्द जोड़ देंगे। जैसे कह जरा मेरा किताब वापस कर दो, तो इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको क्या किया जा रहा है? जरा आ सकता है, कृपया आ सकता है। जैसे इसी सेंटेंस को ऐसे भी कह सकता है, कृपया मेरी किताब वापस कर दो। तो जब भी सेंटेंस में जरा या कृपया आदि वर्ड जुड़ करके हम्बलनेस शो करे, विनम्रता शो करे, तो ऐसे में वाक्य के प्रारंभ में आप क्या जोड़ देंगे? प्लीज शब्द जोड़ देंगे। तो आप इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे? शुरू में आप जोड़ देंगे प्लीज, तो ये प्लीज रिटर्न माय बुक। तो इस प्रकार से यदि इंपरेटिव सेंटेंस में आपका कहीं भी विनम्रता शो करना रहेगा तो इंपरेटिव सेंटेंस के प्रारंभ में आप क्या जोड़ देंगे? प्लीज या काइंडली शब्द जोड़ देंगे। अगला नियम कह रहा है कि यदि सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग करना हो तो कैसे हम करेंगे? तो कह रहे यदि किसी इंपरेटिव सेंटेंस के हिंदी वाले वाक्य के अंत में, जो इंपरेटिव सेंटेंस आप हिंदी लिखेंगे, उस हिंदी वाले वाक्य के अंत में यदि दो, करेंगे या करे आदि शब्द आए तो वाक्य के प्रारंभ में हम क्या जोड़ देते हैं? लेट। और लेट की मीनिंग क्या होता है? लेट मीन्स होता है देना। एक देखिए, एक होता है गिव, एक होता है लेट, लेकिन दोनों के शब्दों में अंतर है। लेट का प्रयोग वहां हम करते हैं जहां हमें इंपरेटिव सेंटेंस दिखाना होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में आदेश देना हो या समय की बात हो, तो वहां पे हम लेट की बात करते हैं। और जब किसी वस्तु को देना होता है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? गिव लगाते हैं। तो यदि किसी इंपरेटिव सेंटेंस का जो वाक्य है उसके अंत में दो, करेंगे या करे आदि शब्द आए, तो जैसे आप ट्रांसलेशन करते थे, ट्रांसलेशन बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे, लेकिन वाक्य के प्रारंभ में आप क्या जोड़ देंगे? लेट जोड़ देंगे। कैसे? आइए देखते हैं इसका फार्मूला। सबसे पहले क्या करेंगे? यदि किसी सेंटेंस के अंत में दो, करेंगे या करे आदि शब्द आए, तो आप वहां सबसे पहले क्या लगाएंगे? लेट। इसके बाद उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, फिर जो भी एक्स्ट्रा चीजें आएंगी उसको लास्ट में हम तो ऐसे उसी प्रकार रख देंगे। जैसे करा उसे पढ़ने दो, जाहिर सी बात है आपको आदेश दिया जा रहा है, तो कह कि उसे पढ़ने दो, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे? लेट। तो जगह लेट फिर आप जोड़ेंगे ऑब्जेक्ट हिम, फिर आप जोड़ेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अर्थात पढ़ने की बात हो रही तो स्टडी, तो जगह लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो। अब यहाँ पे पढ़ने का भी दो सेंस निकलता है। जब आप किसी छपी हुई चीज को पढ़ते हैं, जैसे बुक हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, तो वहां पे हम रीड शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब स्टडी लगाएंगे, जब इन सब चीजों की बात नहीं होगी, अर्थात कोई भी पढ़ाई हो सकती है। अगला नियम देखते हैं, करें यदि वाक्य में लेट के साथ मैं नहीं मत, मतलब कि आपके वाक्य के अंत में दो, करेंगे या करे आदि शब्द आए, साथ ही साथ वहां पे निगेटिव सेंस वाले शब्द जैसे न आ जाए, नहीं आ जाए, मत आ जाए, तो क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, दो, करेंगे या करे आए तो लेट तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, निगेटिव सेंस आ जाएगा तो निगेटिव वर्ड भी जोड़ देंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? तो करें यदि वाक्य में लेट के साथ न, नहीं, मत शब्द आए तो डू नॉट प्लस लेट का प्रयोग करते हैं। लेट का प्रयोग तो आप पता है कैसे करेंगे? अगर इस लेट के साथ साथ न, नहीं या मत निगेटिव सेंस भी आ जाए, तो इस लेट के जस्ट पहले आप क्या जोड़ देंगे? डू नॉट। जैसे फार्मूला यहाँ लिखा है, अगर निगेटिव भी आ जाए और लेट भी का प्रयोग करना रहे तो जाएगा डू नॉट प्लस लेट, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ईटीसी। यहाँ आप एक चीज देख रहे हैं कि ऊपर जो ये फार्मूला लिखा हुआ, सेम फार्मूला यहाँ भी लिखा है, एकमात्र चेंजिंग किया गया है डू नॉट का। क्यों किया गया? क्योंकि सेंटेंस में न, नहीं या मत जैसे निगेटिव सेंस वाले शब्द भी आ गए हैं। जैसे उसे, यहाँ क्या करा? उसे पढ़ने दो,
सेंस पॉजिटिव था, भले वहां लेट का प्रयोग किया तो कहते लेट हिम स्टडी, यहाँ पर उसे पढ़ने मत दो, तो वाक्य तो सेम है लेकिन एक शब्द इसमें जुड़ गया मत, जो कि नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, शुरू में क्या जोड़ेंगे, डू नॉट, फिर लेट, फिर हिम, फिर स्टडी, तो हो जाएगा डू नॉट लेट हिम स्टडी। तो डियर स्टूडेंट, ये इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम थे जो आज की वीडियो में हमने क्या किया, आपको बताया। इन सब चीजों को आप रिवाइज करके वीडियो या पॉज करके, अगर आप नोट बना रहे हैं तो वीडियो को रोक करके पूरे नोट्स को बनाइए, और जब तक न समझ में आए वीडियो को आप लगातार देखते रहिए। और जो भी इसमें आपको अगर कुछ और सजेशन देना है या फिर कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका निवारण लेके अगले वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।